अर्ली भेजनी पड़ेंगे। जितना अर्ली एंड एग्रेसिव हमारा कैंपेन होगा, हम उतनी जल्दी अधिक से अधिक लोगों की जान को बचा पाएंगे। और उसका परिणाम रहा कि हमने पहले चरण में निगरानी समितियों के माध्यम से दवा पैकेट घर घर भेजना प्रारंभ किया। अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करवाना, और एंटीजन टेस्ट के बाद जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधा थी उन्हें होम आइसोलेशन में, जिनके पास नहीं थी उन्हें क्वारंटीन सेंटर में या फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की व्यवस्था की। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चले। आज उसका परिणाम है कि सेकेंड वेव पर हम लोग लगभग नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर एक्टिव केस काफी कम हो चुके हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 51 जनपदों में आज से कोरोना कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से लेकर सायंकाल 7 बजे तक की पूरी छूट दी है। यही नहीं, 3 नए जनपद और हैं जिनको आज फिर हम छूट देने जा रहे हैं। जहां भी 600 से कम एक्टिव केस हैं, उन जनपदों को हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू में छूट देने की कार्रवाई प्रारंभ की, उसमें सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वेव में कुछ और चीजें देखने को मिली, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का। फर्स्ट वेव में इस प्रकार की स्थिति नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव में हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। और इसलिए यहां पे 14 प्रदेश के भी और बाहर के भी ऐसे इस फील्ड के जो विशेषज्ञ थे, उन सब को लेकर के हम लोगों ने एक एडवाइजरी ग्रुप बनाई जो नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इसके लिए काफी पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए कोरोना वायरस की दूसरी लहर एक चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है। इसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जमीन पर उतारकर मोर्चा संभालना पड़ा है। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हम 2022 के विधानसभा चुनावों में 300 से ज्यादा सीटों के साथ एक ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने सेवा ही संगठन अभियान को और तेज करने का फैसला किया है। इस कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमण के कारण प्रभावित हुए लोगों के घरों में पहुंचकर आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता के साथ साथ टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में संगठन की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल समेत कई प्रमुख पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद थे। और इसके साथ ही अब ये सियासी जो चुनावी समर है वो तेज होता चला जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन अब क्योंकि बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं उनकी स्थिति अभी बेहतर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में अब चुनावी मोड में आकर बीजेपी अपनी पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से जो नुकसान अब पंचायत चुनावों के दौरान देखने को मिला था उनसे कैसे उबरा जाए और तमाम स्थिति को जो फिलहाल की स्थिति है उससे कैसे बाहर निकल के 300 पार के जो नारे को सफल बनाया जाए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी अब एक्शन मोड में आ चुकी है और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि इसको लेकर बीते रात भी बैठक हुई थी और आज भी बैठक हुई है। बीएल संतोष के साथ में खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बातचीत हुई, बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्थिति है। लेकिन साथ में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान क्या दिया है आपको बता दें कि बयान यह दिया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 300 पार का टारगेट रखा जा रहा है और इसके साथ ही जिस तरीके से अब बीजेपी ने काम किया है उनके कामों को जनता तक पहुंचाने का जो सिलसिला है
उसको भी अब जनता तक पहुंचाने की कोशिश अभी से शुरू कर दी गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार जो कोरोना से खासतौर पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा है, तो उन तमाम चीजों को देखकर जो सरकार में रहते हुए जो कदम उठाए जा रहे हैं, साथ में बीजेपी भी इन तमाम चीजों को देखते हुए कदम उठा रही है। साथ में महत्वपूर्ण बात यह कि केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अलग अलग तरह के अभियान चलाकर लोगों तक जुड़ने की कोशिश की जा रही है, सेवा पहुंचाने की बात कही जा रही है और लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश है। और ऐसे में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि तमाम जो दल हैं, उन तमाम लोगों की 2022 के विधानसभा चुनावों पर नजर है। इसको लेकर अलग अलग दलों ने अपने अपने स्तर पर सियासी तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन महामंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है, क्योंकि बहुत सारी चर्चा है। 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि 2017 में बात कही थी, वही बात आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष जी की अगुवाई में फिर 300 पार जिताएंगे। क्या बात है। तो सुना आपने किस तरीके से उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2022 में 300 प्लस का नारा उन्होंने दिया, उन्होंने टारगेट दिया है। लेकिन तमाम तरह की स्थिति के साथ में हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से योगेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में अश्वनी शाही जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनपी न्यूज पर। सबसे पहले योगेश आपका रुख करना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं चुनावी समर की, क्या कुछ अपडेट है, ताजा अपडेट क्या है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, देखिए राजनीति का अगर जिक्र किया जाए तो राजनीति में धारणाओं की एक बहुत महती धारणा होती है और वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है, क्योंकि कब कौन सी धारणा बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जिस पार्टी के प्रति जनता का रुख बदला, जिस पार्टी के प्रति जनता की धारणा बनी, उस पार्टी को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं और ये धारणा बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में नुकसान हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इस जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए लगातार प्रयत्नशील है और इसी को लेकर के केंद्रीय संगठन महामंत्री डिप्टी सीएम के अगर बयान का जिक्र करें, उन्होंने 300 पार का टारगेट की बात कही है। कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई है, लगातार बैठकों का जो दौर जारी है। लेकिन चुनौती अगर हम देखें, किस तरह की चुनौती दिख रही है इस बार बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में? मोहित, उसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उन्हीं सारी चीजों को लेकर के संगठन महामंत्री बीएल जोशी लखनऊ पहुंचे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सोमवार और मंगलवार आज जिस तरीके से बैठक की गई और बैठक में तमाम सारे मंत्रियों के साथ मुलाकात की गई, उसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव मौर्य के साथ भी बैठक की गई। आपको बता दें कि हालांकि इस दौरान विधायकों में खासा नाराजगी देखने को मिली है। विधायकों की भी ये मांग है कि उनके साथ भी महामंत्री की बैठक हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। महामंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि बैठक विधायकों के साथ संभव नहीं हो सकती है। 403 विधायकों के साथ या जो 312 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके साथ इतना लंबा समय नहीं दिया जा सकता है। दूसरी बात यह कि अब जिस तरीके से ये केशव मौर्य का जो बयान आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में और हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पिछले दौर का अगर जिक्र किया जाए तो 312 सीटें आई बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव हुए इस बार और वहां पर कई जगहों पर हमने नुकसान देखा। अगर हम बीजेपी उन क्षेत्रों की बात करें जहां पर लोकसभा विधानसभा में बीजेपी मजबूत थी, वहां पर इस बार क्या नुकसान हुआ है, कौन कौन से ऐसे बड़े क्षेत्र हैं? मोहित, आपने ध्यान दिया होगा शुरुआती दौर में मैंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है कि जब धारणा बन जाती है, वो धारणा ये बन चुकी है। क्योंकि अगर गोरखपुर का जिक्र करें, वाराणसी का जिक्र करें जो कि नरेंद्र मोदी का वो संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को खासा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अगर अयोध्या का जिक्र करें तो वहां भी, मथुरा का जिक्र करें तो वहां भी, और हमेशा से मथुरा, अयोध्या और काशी, इन 3 चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से राजनीति की है, वो चाहे केंद्र की राजनीति रही हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति रही हो। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अश्वनी शाही जी भी हमारे साथ हैं बीजेपी से, आपका स्वागत है अश्वनी शाही जी। और 300 पार का टारगेट दिया गया है, क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम की तरफ से बयान सामने आया है। मोहित जी, कार्यकर्ताओं को संगठित करते हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तरफ बढ़ रही है और कार्यकर्ताओं के लिए एक नारा देना और एक टारगेट देना भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक कार्यक्रम रहा है जी, और जिसको हमने अचीव भी किया है। तो इसलिए माननीय केशव मौर्य साहब ने जो 300 पार का नारा दिया है, हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उसको फिर से पूरा करने का काम करेंगे। अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे
और अभी लेकिन आपके अश्विनी संवाददाता शाही ने जी, कहा क्योंकि अगर हम धारणा की देखें, बात। क्योंकि इस बार अगर हम देखें या पिछले बार की हम बातचीत करें, उस वक्त में उस दौर में लोगों में जो जोश देखने को मिलता था या कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिलता था, वो इस बार नहीं दिख रहा है। चाहे कोरोना की हम बात करें या फिर किसान आंदोलन की हम बात करें, आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आपके सांसद भी जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से बच रहे हैं। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आजकल क्या है, किसान आजकल पूरी तरीके से तथाकथित किसान आंदोलन पर उतरे हुए लोग गुंडई का सहारा ले रहे हैं। अपने कुछ गुंडों को देखा आपने हरियाणा में किस तरीके से किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा नहीं होने दी जी। उसके बाद फिर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालियान जी के साथ हुआ। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये होने नहीं पाएगा। किसान आंदोलन की कलई खुल चुकी है। अब धीरे धीरे सब लोग जान गए हैं और क्या स्थिति इनकी है। 26 जनवरी को लाल किला पर देखा गया। बिल्कुल। पंजाब में 1500 टावर तोड़े गए। ठीक है किस सर। तरीके से किसान बिल्कुल, वो आंदोलन के बीच तमाम में तस्वीरें रेप हो हमने रहा दिखाई है। भी, उनको लेकर काफी विवाद भी हुआ और उनको लेकर अभी पुलिस की जांच पड़ताल भी चल रही है। लेकिन इसको हम समाजवादी पार्टी का क्या इसको लेकर कमेंट है वो भी हम ले लेते हैं। संजीव त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर ये एनबी न्यूज पर। सबसे पहला कमेंट इसी बात पर सर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही है कि 300 प्लस 2022 में बीजेपी जीतेगी। दो तीन बातें हैं जी। इनका क्या कहना है और जनता क्या कह रही है वो सबको मालूम जी। आज चुनाव पर चर्चा करने से अच्छा था समाजवादी अगर भारतीय जनता पार्टी को कोरोना पर चर्चा करती। जिस दिन ये बैठक 2024 मई को कर रहे थे उस दिन 3 लाख से ज्यादा लोग मारे गए पूरे देश। 3 लाख लोग पूरे कोरोना काल में मारे गए। इनको शर्म नहीं आई थी उस दिन ये बैठक करने के लिए। आज देश जनता जूझ रही है कोरोना के साथ, लेकिन इनको सिर्फ चुनाव की चिंता है। नहीं संजीव इनको जी, क्या देश आप की लोग जनता तैयारी की नहीं कर चिंता रहे? नहीं संजीव जी, क्या समाजवादी पार्टी तैयारी नहीं कर रही है? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या तैयारी पंचायत कर रही चुनावों है, में, लेकिन समाजवादी पंचायत पार्टी चुनावों इस में तरीके जो हम से बात तैयारी करें नहीं क्या कर उसमें रही है हिस्सा नहीं कोरोना लिया? के बीच में। देखिए, मैं पहले दिन से कहता चला रहा हूं जी। कि कोरोना हमारी राजनीति का विषय नहीं हो सकता है, लेकिन ये कोरोना काल के अंदर इन्होंने बिहार का इलेक्शन, कोरोना काल के अंदर इन्होंने बंगाल का इलेक्शन कराया और अब उत्तर प्रदेश की तैयारी। इनको क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता से कोई भी प्यार नहीं बचा है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ ये एक वोट लेने के लिए बने हुए कि वोट ले लीजिए बस? नहीं सर, आप बहुत बड़ा बयान कुछ दे तो रहे हैं, शर्म बहुत बड़ी होनी बात आप कह रहे हैं संजीव जी। लेकिन इससे पहले मैं अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगा। योगेश कुमार पांडे लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम लाइव से जुड़े हुए हैं। योगेश, सिर्फ बीजेपी तैयारी कर रही है क्या विधानसभा चुनावों की? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या तमाम जो बाकी के जो और दल हैं, क्या वो तैयारी नहीं कर रहे उत्तर प्रदेश में? ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा 2022 की तैयारी कर रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अभी ये बयानबाजी दी गई और ये कहा गया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी की तरफ से कि समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्नशील है, कोविड-19 को लेकर के लोगों की समस्याओं को लेकर के समाधान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा एक जवाब, क्योंकि ये नाइंसाफी होगी। केवल समाजवादी पार्टी या केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे दल इस समय केवल राजनीति करने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कब आखिरी बार कब गए थे? और ये जो खबर आ रही है कि आजमगढ़ में एक बहुत शानदार मुख्यालय बनाया जा रहा है और उस मुख्यालय में 2022 विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति तय की जाएगी समाजवादी पार्टी के द्वारा, और वहां पर अखिलेश यादव ठहरने की सुविधा भी की जा रही है। सोचिए जरा, ठीक है सर, कि इस कोविड काल में वहां पर ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान लोग मर रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है? क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? जितनी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की भी बनती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल योगेश। संजीव जी, रुख में आपका करना चाहूंगा। हमारे सहयोगी ने जिस तरीके से बताया कि तमाम लोग तैयारी कर रहे हैं सर, आपके भी जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं। आजमगढ़ में आपका मुख्यालय भी बन रहा है, वहां पर रहने की व्यवस्थाएं हो रही है। बिल्कुल जी, मेरी बात तो सुनिए, मैं बात पूरी कंप्लीट कर ले रहा हूँ। किसी की बात जो उन्होंने कही मैं उनकी बात को समझता हूँ। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पूरा प्रदेश देख रहे हैं जी। पूर्वांचल में हमारे पास कोई स्थान नहीं था, इसलिए हमने आजमगढ़ में एक कार्यालय बना रहे हैं, ठीक, जिससे हम पूर्वांचल की राजनीति को समझ सके। पूर्वांचल की राजनीति में हमारा, चूंकि वहां की जनता हमको देखना चाह रही, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना चाह रही, इसलिए हमारा एक कार्यालय बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कोरोना काल में सिर्फ कार्यालय ही तो बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया?
आप बताइए, इनका हर जिले के अंदर कार्यालय रेडी है, हजारों करोड़ रुपया फूका गया। ये पैसा अगर आज की डेट में कोरोना में वैक्सीन में लगाया गया होता तो जनता त्राही त्राही नहीं कर रही हो। चलिए ठीक है सर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपने शुरुआत से अब तक कोरोना को लेकर अपनी बात कही है। मैं यही बात अश्वनी शाही साहब रुक आप ही का करना चाहूंगा। आपके लिए चुनौती भी होगा सर, कोरोना को लेकर जो हालात रहे हैं, और तमाम जो विपक्षी दल होंगे वो इस बात को लेकर आपको घेरने की भी कोशिश करेंगे। वही बात संजीव जी ने कही है। जी जरूर घेरने की कोशिश करेंगे, सरकार होने के नाते, और उसका जवाब देना सरकार का काम है। बिल्कुल। मैं अभी अपने सपा के मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने चुनाव पे आरोप लगा दिए, इन्होंने बिहार और बंगाल और सब चुनाव पर आरोप लगा दिए। ठीक है, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, सारे राष्ट्रीय नेता वहां गए। जया बच्चन जी क्या करने गई थी बंगाल? बिल्कुल। कौन लोग ये लड़ रहे थे? अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का समर्थन करने बिहार गए थे, क्यों गए थे? बिल्कुल मना कर देना चाहिए था। और मैं अभी भी कह रहा हूं, संजीव जी, बड़े संजीदगी से, कोरोना काल है, भारतीय जनता पार्टी आपका पूरा साथ देगी। अभी भी देश के राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सबको एक साथ भेजिए लिखकर कि 2022 नहीं, जब तक कोरोना नहीं खत्म होता है देश में कहीं चुनाव नहीं होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। ये तो विवाद हो जाएगा सर इस बात को भी लेके। ये कार्य तो आपको करना चाहिए। नहीं, ये तो सर संजीव जी, इस पर भी विवाद हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, इस पर भी विवाद हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं, योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्री रहे वहां पर, पार्टी बताते हैं। नहीं, जब तक कोरोना को लेकर जो स्थिति बेहतर नहीं होती है। मोहित जी आई बात, आज आपने कहा ना ये लड़ना बात चाहिए कि विवाद हो जाएगा, और आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हर दल चुनाव की तैयारी कर रहा है। आपके संवाददाता ने बहुत वैक्सीन लगे, इसका प्रबंधन करना चाहिए। ठीक है सर। संजीव जी लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर पैसा खर्च होना चाहिए, तो जो आपने कार्यालय में खर्च किया, और ये सवाल मेरा भी होगा सर, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर भी स्थिति होगी। मोहित जी, उसका भी जवाब दे रहा हूं जी। मोहित जी देखिए, एक जवाब खत्म नहीं हुआ, इन्होंने दूसरा बीच में, देखिए कितना मैंने दुखती रग पे हाथ रख दिया, ये बलबला उठे एकदम। अभी हमारी दुखती रग नहीं, ये रग तो आपकी है, क्योंकि आपको मालूम है, ये बात आपको मालूम, पंचायत चुनाव में आपको देख लिया आपने, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है, आपको ये बात का बड़ा डर है कि 2022 में जवाब सुन लीजिए, आप 100 नहीं क्रॉस कर रहे हैं। संजीव जी, हम 100 क्रॉस करें, हम 400 पाएं, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन थोड़ी देर हम 2 ही लोग हैं, और ध्यान से, बहुत बढ़िया यहाँ डिबेट मोहित जी करा रहे हैं, इसको एक मैसेज जाने दीजिए। आप अपने टर्म पर बोल लीजिएगा, जो बोलना होगा, हमको गाली देना हो, हमको आशीर्वाद देना हो, तब कर लीजिएगा, लेकिन अपने टर्म। जो भी आपको कहना है, लेकिन अश्वनी शाही जी को इस बात में जवाब देने दीजिए सर। जी सर। मोहित जी देखिए, मोहित जी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग चाहें, बंगाल ये गए, बिहार ये गए, तो मेरा कहना है कि आपके संवाददाता ने जैसे कहा कि चुनाव सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं जी, कोई उसमें अछूता नहीं है, और चुनाव लोकतंत्र की एक खूबसूरती है। बिल्कुल, मैं मानता हूं कोरोना में इस समय एक आपदा काल है, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है जी, और भारत भी उससे बहुत मजबूती से जूझ रहा है, और हम जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तीसरी बात आती है वैक्सीनेशन के पैसे की जी। 20,000 करोड़ रुपए का बजट, 35,000 करोड़ रुपए का बजट वैक्सीनेशन के लिए है जी, और उसको कहीं नहीं छेड़ा गया है, न छुआ गया है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और पूरे राष्ट्र में सिलसिलेवार वैक्सीनेशन लगाने का काम चल रहा है। आज से उत्तर प्रदेश में मेगा शो का आयोजन किया गया है। लखनऊ में एक जगह पे 8-8 काउंटर बनाए गए हैं जी, और सब जगह वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, उस प्रदेशों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है जहां लोग सोच रहे हैं कि हम आज ही एक ही दिन में लगा दें जी, जैसे अरविंद केजरीवाल जी के राज्य में। भारत सरकार ने जो वादे किए, बिहार चुनाव में मुफ्त वैक्सीनेशन का, बंगाल में कहा, आज तक 21-22 करोड़ जो भी पहला और दूसरा डोज मिलाकर लगा है वो मुफ्त लगा है, कहीं पैसे नहीं लिए गए हैं। और आगे भी भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन फ्री देने का अपने जो वादा किया था उस पर कायम है। बिल्कुल ठीक है मोहित जी। लेकिन इसी को लेकर संजीव जी मैं रुख आपका करना चाहूंगा, क्या लग रहा है चुनौती आपके लिए भी होगी सर? आप कोरोना को लेकर या वैक्सीन को लेकर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन ये बात भी, क्योंकि जिस तरह के शुरुआती दौर में बयान सामने आए थे और उनका जो रुख आज भी देखने को मिलता है कि ग्रामीण गंगा में कूद जाते हैं लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, इसमें आप लोग भी घिरेंगे?
नहीं, मेरी बात मोहित जी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बात कह रहे थे कि चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये होना ही चाहिए। 5 साल होते हैं, 5 साल इसीलिए सरकार ने बनाया गया, संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात रखी है कि 5 साल बाद सरकार को अपने किए और करे पे जवाब मांगना चाहिए जनता से। लेकिन हमारा कहने का मतलब है ये परेशान क्यों इतना ज्यादा है? आज अभी इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन ड्यू है हमारा फरवरी और मार्च में 2022, लगभग अभी 8 से 10 महीने बाकी है। ठीक है, आज कोरोना है, आज भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को कोरोना से लड़ने के लिए, जनता को वैक्सीनेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं वो कह रहे हैं सर आज से मेगा यानी कि बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ है, वो कह रहे हैं। मेरी पूरी बात सही जी मोहित जी, मेरी पूरी बात हो जी। ये परेशान सिर्फ इसलिए है क्योंकि पंचायत के चुनाव में उत्तर प्रदेश में इन्होंने देख लिया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ, इसलिए घबराहट है इनके अंदर, इसलिए परेशानी है इनके अंदर। इसीलिए आज मई में आप ये बताइए 24 मई को ये बैठक करते हैं और 24 मई को उनसे अगर पूछ लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप बताइए उस दिन कितने लोग कोरोना से मारे गए पूरे देश के अंदर, कितने लोग नए लोग जो है कोरोना से प्रभावित हुए, इनको डाटा नहीं मालूम होगा। लेकिन इनको 300 पार का आंकड़ा मालूम है, इनको वो नारा मालूम है जो उस दिन दिया गया था। ये दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समय जब इलेक्शन आएगा सब लोग लड़ेंगे ना। नहीं ठीक है, जहां चाहे तैयारियां तो सर, फिर तो वही बात है ना सर, तैयारियां तो सभी लोग कर रहे हैं। मैं योगेश जी का भी करूंगा, योगेश जी से ये भी जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन संजीव जी देखिए, वैक्सीन को लेकर जो शुरुआती दौर में जो बयान सामने आए थे, आपके लिए चुनौती बनेंगे वो भी? आपको लगता है ऐसा? बीजेपी घेरेगी? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। देखिए, अगर मेरी बात समझिए, उत्तर प्रदेश इतना बेहाल हो चुका है कि अब किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाह रहा है। ये जनता की मांग है। आप बताइए, अभी आप जैसे कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या संजीव बालियान जी को जनता ने वहां घुसने नहीं दिया, या इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जनता का रोष है, नाराजगी है। ये आज भी तस्वीर ऐसी ही है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में, हम चाहे हरियाणा की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें, लेकिन संजीव जी वैक्सीन को लेकर जो स्थिति आप अभी कह रहे हैं कि तेजी लानी चाहिए, तेजी कहां से आएगी? जो बयान आप लोगों के शुरुआती दौर में आए थे, उनका असर आज तक देखने को मिल रहा है। लोग गंगा में कूद रहे हैं। बाबा रामदेव को देखना चाहिए इनको, आप बयान तो बाबा रामदेव को देखना चाहिए जो पूरी वैक्सीन की प्रणाली को खत्म करना चाह रहे हैं। बाबा रामदेव से चुनाव लड़ रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं। बाबा रामदेव क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? बिल्कुल। अरे बाबा रामदेव इनके एक बड़े सिपाही हैं भाई। चलिए, बड़े सिपाही आप बता रहे हैं, ठीक है। योगेश पांडे, रुख में आपका करना चाहूंगा। पंचायत चुनाव का जिक्र किया संजीव जी ने। पंचायत चुनाव में कौन से दल की अगर हम बात करें, किसको ग्रोथ नजर आई है, किसको नुकसान हुआ है, और इसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी के हम विशेष रूप से देखें तो क्या स्थिति देखने को मिली है योगेश? देखिए मोहित, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायत चुनाव जो हुए हों उसमें समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है जी, ये बिल्कुल साफ तौर पर है। लेकिन जिस तरीके से अगर समाजवादी पार्टी इस गुमान में आ जाए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सत्ता काबिज कर सकती है, क्योंकि याद होगा आपको कि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस समय 2 नारे दिए गए थे। एक तो ये नारा दिया गया था कि इस यूपी को ये साथ पसंद है, राहुल गांधी के साथ जोड़िए, और अखिलेश यादव की दिखाई गई थी। दूसरा नारा ये था कि काम बोलता है, और ना तो लोगों को जोड़ी पसंद आई और ना ही काम बोल पाया जी। तो दोनों नारे फ्लॉप हो गए और जनता ने दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी को कहां रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का अगर जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी इस समय कहीं ना कहीं नाराजगी है विधायकों के अंदर, और ये खासी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ सकती है। आपको याद होगा विधानसभा सत्र चल रहा था, पहली बार मेरी याददाश्त में ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी मात्रा में सत्ता पक्ष के विधायकों ने आंदोलन किया और विधानसभा अंदर से वो बाहर आ गए और वो उन्होंने अपनी नाराजगी, अपना रोष जाहिर किया था। और जिस तरीके से अभी भी जो हालात, वहां का जो परिदृश्य अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो उसको लेकर के विधायक ये कह रहे हैं कि उनके साथ बैठक की जाए, उनकी सुनी जाए और अधिकारी उनकी सुने। दरअसल अधिकारी सुनते नहीं हैं। वैक्सीनेशन का जिक्र करें, ऐसे थे जिन लोगों की नाराजगी देखने को मिली, उन्होंने अपनी ही सरकारों को लेकर सवाल उठाए। अश्विनी शाही जी, मैं इसी को लेकर सवाल करना चाहूंगा, बीजेपी विधायकों की नाराजगी को कैसे दूर करेंगे सर? जो सवाल अश्विनी जी से यहाँ पर एक और सवाल रहेगा,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा बिल्कुल साफ है, उस पर कोई संदेह नहीं उठाया जा सकता है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बरती जा रही है। वो आप देखे होंगे कि कोरोना के बाद से लगातार प्रयत्नशील हैं और जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इतने बेलगाम, इतने लापरवाह हो चुके हैं कि उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही आई। पहले डोज में दूसरी वैक्सीन लगाई जाती है, जब दूसरी डोज आती है तो उन्हीं अधिकारियों द्वारा दूसरी कंपनी की वैक्सीन लगा दी जाती है। सोचिए अगर वो काल के गाल में समाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके की तमाम सारी जिम्मेदारी है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इन अधिकारियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? दो चीजें, एक तो बीजेपी विधायकों की नाराजगी, दूसरी जो बेलगाम अधिकारी है, चाहे अलीगढ़ की तस्वीर देखें 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, इन तमाम चीजों को लेकर। मोहित जी एकदम बहुत बढ़िया, अभी योगेश जी ने बहुत बढ़िया समीक्षा की। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पक्ष में बोलेंगे तभी समीक्षा होगी, हमारे विपक्ष में बोलेंगे। उन्होंने बहुत बढ़िया आपको उत्तर प्रदेश का आईना दिखाया और सच बात है कि माननीय विधायकों ने हमारे सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था, लेकिन उसमें भी एक यक्ष प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जल्दी सर थोड़ा जी। अगर यही समाजवादी प्राइवेट लिमिटेड होती, बहुजन समाज प्राइवेट लिमिटेड होती तो क्या होता उन विधायकों के साथ, ये भी देखने वाली बात थी। और आज उत्तर प्रदेश में वो सारे माननीय विधायक हमारे साथ हैं। देखिए थोड़ी बहुत एक परिवार में खनक चलती रहती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं, हम उनको मनाने का काम किए, वो लोग माने। और एक और खूबसूरती बताऊं आपको, ठीक है सर। कोरोना काल में अपने दिक्कत घरों में जब हुई, परेशानी थोड़ी सी हुई, तो हमारे ही विधायकों ने अपनी जनता के लिए आवाज उठाई थी। बिल्कुल, ये होता नहीं है कम शब्दों में सर, लेकिन ये हुआ। ठीक है सर। और आने वाले दिनों में हम इसमें बहुत बेहतर करते हुए, योगेश जी को मैं बताना चाहता हूं, योगेश जी कोई भी अधिकारी हो, माननीय योगी जी के नजर अगर जा रही है तो देखिए अभी एक एडीजी लेवल के अफसर को लखनऊ में हटाया और अभी अलीगढ़ में जो घटना हुई किसको किसको हटाया जी। यहां पर क्या है कि हम सरकार में बहुत देर बाद आए हैं, अधिकारी अभी भी पुरानी मानसिकता से नहीं उबर पाए हैं। देखिए लंबा कार्यकाल है, दूसरा विधानसभा चुनाव भी आ गया सर, कम से कम ऐसी बात जी नहीं है, आपके पास आखिरी कमेंट 4 साल का ही है। शाही साहब आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, संजीव जी आखिरी कमेंट क्या कहेंगे सर? मैं तो कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को आज भी कोरोना से लड़ना चाहिए, जनता की समस्याओं से लड़ना चाहिए, स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए इनको प्रयास करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से ये वो प्रयास नहीं कर रहे हैं। और ये चूंकि चुनावजीवी लोग हैं तो सिर्फ चुनाव पे जिंदा रहना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य। ठीक है सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, आपका भी, अश्विनी शाही जी आपका भी, योगेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे तौर पर अभी विधानसभा चुनावों की तैयारी बेशक हो रही है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से वैक्सीन और कोरोना को लेकर जो हालात बने हुए हैं उनको सुधारने की जरूरत है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दूसरे मुद्दे का रुख करेंगे। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विराज।